नमस्कार, मैं हूं केसरी पांडे और एक बार फिर से हमेशा की तरह धी टीवी के डेली एमसीक्यू प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आईएएस और पीसीएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। हम आभारी हैं आपके कि इस कार्यक्रम को आपका ढेर सारा प्यार मिल रहा है। तो ज़्यादा देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू और लेते हैं पहला प्रश्न। हाल ही में सुर्खियों में रही रोजा बोनहेर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं? विकल्प हैं ए जर्मनी की प्रसिद्ध तलवारबाज, बी फ्रांसीसी चित्रकार, सी फिनलैंड की मशहूर गायिका अथवा डी रूस की सुप्रसिद्ध लेखिका। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी ये एक फ्रांसीसी चित्रकार थीं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बीते 16 मार्च को गूगल ने फ्रांसीसी चित्रकार रोजा बोनहेर का 200वां जन्मदिन मनाने के लिए एक डूडल बनाया। रोजा बोनहेर का जन्म 16 मार्च 1822 में फ्रांस के बोर्दो में हुआ था। उन्होंने अपने पिता से चित्रकारी की कला सीखी थी। हालांकि कला क्षेत्र में करियर बनाने के लिए रोजा की आकांक्षाएं उस वक्त की महिलाओं के लिए आसान नहीं था। एक पशु चित्रकार और मूर्तिकार के रूप में बोनहेर को 1840 के दशक में प्रसिद्धि मिली। 1841 से 1853 तक प्रतिष्ठित पेरिस सैलून में उनके कई कलात्मक कार्यों का प्रदर्शन किया गया। 1853 में बोनहेर ने अपनी पेंटिंग द हॉर्स फेयर के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की। इसमें पेरिस में आयोजित घोड़े के बाजार को दर्शाया गया था। उनके सबसे प्रसिद्ध काम के रूप में ये पेंटिंग न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में प्रदर्शित है। इस प्रसिद्ध पेंटिंग का सम्मान करने के लिए फ्रांसीसी महारानी यूजनी ने 1865 में देश के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक बोनहेर द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना की घोषणा की गई है? विकल्प हैं ए त्रिपुरा, बी सिक्किम, सी अरुणाचल प्रदेश अथवा डी नागालैंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी त्रिपुरा राज्य ने इस योजना की घोषणा की है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं व्याख्या के माध्यम से। पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा के लगभग 7000 चाय बागान श्रमिकों में 75% महिलाएं शामिल हैं। पूरे त्रिपुरा में 54 चाय बागानों और 21 चाय प्रसंस्करण कारखानों के माध्यम से चाय का उत्पादन किया जा रहा है। इन्हीं श्रमिकों के मद्देनज़र हाल ही में त्रिपुरा सरकार ने मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प नामक एक खास योजना की घोषणा की है। इसका उद्देश्य राज्य के सभी 7000 चाय बागान श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना है। योजना के तहत इन श्रमिकों को त्रिपुरा सरकार और केंद्र सरकार के लाभों को मिलाकर आवास, राशन और वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। त्रिपुरा सरकार इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 85 करोड़ रुपए खर्च करेगी। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में सुर्खियों में रहे गैलियम नाइट्राइड पारितंत्र सक्षम केंद्र एवं इनक्यूबेटर सुविधा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शंस हैं ए ये भारतीय विज्ञान संस्थान यानी आईआईएससी बेंगलुरु में स्थित है, बी इसकी स्थापना में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का भी सहयोग है, सी ई वाहनों और वायरलेस संचार को सक्षम बनाने में गैलियम नाइट्राइड यानी GaN की अहम भूमिका होती है, अथवा डी इलेक्ट्रॉनिक्स चिप्स बनाने के लिए गैलियम नाइट्राइड के बाद सिलिकॉन को सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ माना जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी डी में दिया गया कथन गलत है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बीते दिनों केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने प्रतिष्ठित भारतीय विज्ञान संस्थान यानी आईआईएससी बेंगलुरु में गैलियम नाइट्राइड पारितंत्र सक्षम केंद्र एवं इनक्यूबेटर सुविधा का दौरा किया। इस सुविधा केंद्र की स्थापना इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय एवं आईआईएससी बेंगलुरु द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। इसका उद्देश्य गैलियम नाइट्राइड आधारित सेमीकंडक्टर बनाना है, जिसका इस्तेमाल रणनीतिक कामों जैसे कि 5G, अंतरिक्ष और रक्षा आदि के क्षेत्र में किया जाता है। बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक्स चिप्स बनाने के लिए गैलियम नाइट्राइड को सिलिकॉन के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ माना जाता है, जबकि प्रश्न में ये कहा गया है कि गैलियम नाइट्राइड सिलिकॉन से अच्छा सेमीकंडक्टर होता है। आमतौर पर इसका इस्तेमाल नीली प्रकाश उत्सर्जित करने वाले डायोड में किया जाता है।
ई वाहनों और वायरलेस संचार को सक्षम बनाने में गैलियम नाइट्राइड यानी GaN की अहम भूमिका होती है। जिस हिसाब से सेमीकंडक्टर्स की किल्लत चल रही है, ऐसे में गैलियम नाइट्राइड काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा हाल ही में एक खेल नीति जारी की गई है? ऑप्शंस हैं ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात अथवा डी आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी गुजरात ने खेल नीति जारी की है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में गुजरात सरकार ने एक नई खेल नीति 2022 से 27 जारी की। इसका उद्देश्य गुजरात में खेल परिदृश्य को बेहतर बनाना है। इसके तहत गुजरात में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने और राज्य भर में विश्व स्तरीय खेल बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए काम किया जाएगा। इस नीति के जरिए गुजरात सरकार का प्रयास है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट आयोजित करके और सभी खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर खेल संस्कृति को प्रोत्साहित किया जाए। बढ़ते हैं कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर यानी पांचवें प्रश्न की ओर। हाल ही में सुर्खियों में रहे श्वेत फास्फोरस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, श्वेत फास्फोरस मोम जैसा एक धात्विक पदार्थ होता है जिसमें से लहसुन जैसी गंध आती है। दूसरा, काफ़ी प्रतिक्रियाशील होने के कारण जैसे ही यह ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो ये जलने लगता है। ऑप्शंस हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी केवल कथन दो सत्य है, कथन एक गलत है। कैसे गलत है इसके लिए देखते हैं व्याख्या को। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में यूक्रेन ने रूस पर आरोप लगाया है कि रूस ने यूक्रेन के खिलाफ श्वेत फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया है। बता दें कि श्वेत फास्फोरस मोम जैसा एक अधातु पदार्थ होता है जिसमें से लहसुन जैसी गंध आती है, जबकि प्रश्न के पहले कथन में इसे धात्विक पदार्थ बताया गया है। खैर, वैसे तो ये रंगहीन होता है लेकिन कई बार यह हल्का पीला जैसा दिखाई देता है। काफ़ी प्रतिक्रियाशील होने के कारण जैसे ही ये ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो ये जलने लगता है। अब चूंकि हवा में भी ऑक्सीजन होता है इसीलिए हवा के संपर्क में आने पर ये आग पकड़ लेता है। यही कारण है कि इसे पानी में डुबोकर रखा जाता है। मानव के लिए फास्फोरस बम बेहद ही घातक होता है। चूँकि ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर यह तेज़ी से जलता है, इसीलिए ये जहाँ जलता है वहाँ का ऑक्सीजन सोख लेता है। इसके संपर्क में आने पर तेज़ी से जलन महसूस होती है और इससे मौत तक हो जाती है। इस बम को काफ़ी खतरनाक श्रेणी में रखा गया है। इसी कारण 1977 में स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हुए कन्वेंशन में श्वेत फास्फोरस के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हालांकि जंग में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन रिहायशी इलाकों में नहीं, क्योंकि रिहायशी इलाकों में अगर इसका इस्तेमाल किया गया तो इसे रासायनिक हथियार माना जाएगा। तो ये था आज का डेली MCQ कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो DIS के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।